है कि आपने अपने अति व्यस्त दिनचर्या में से इस वार्तालाप के लिए हमें समय उपलब्ध किया। इस वार्तालाप में उपस्थित अन्य महोदय, गृह मंत्री श्री अमित शाह, राज्य स्तर के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव श्री अजय भल्ला का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय पुलिस एकेडमी उन गिनती की संस्थाओं में रही जिसने कोरोना वायरस के दरमियान भी, लॉकडाउन के समय भी अपनी ट्रेनिंग की तमाम गतिविधियां जारी रखी और एक समय पे कुल 300 आईपीएस अधिकारी यहां ट्रेनिंग में रहे। यह प्राप्ति के लिए हमें गृह मंत्रालय से भरपूर योगदान मिला। इस समय आपके समक्ष इस वार्तालाप में 131 युवा अधिकारी उपस्थित हैं, जिनमें 28 महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने आज की एक बहुत शानदार दीक्षांत परेड के साथ अपना 2 साल का पुलिस प्रशिक्षण पूरा किया है और देश सेवा में जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह भी एक खुशी का विषय है कि भारतीय पुलिस सेवा के इतिहास में सिर्फ चौथा यह मौका है जब एक महिला अधिकारी ने बेस्ट प्रोबेशनर की उपाधि हासिल की है और आज परेड का नेतृत्व भी किया है। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के दरमियान ये सभी अधिकारी 6 महीने तक अपने अपने राज्य के जिलों में फरजबद्ध रहे और लॉकडाउन के समय इन्होंने बहुत प्रशंसनीय और अहम भूमिका निभाई। इनमें से 56 अधिकारी ऐसे थे जो रेड जोन एरियाज में रहे। उनमें से 4 अधिकारी इन्फेक्ट भी हुए, कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद वो अभी सही हैं, ठीक है। इन सभी अधिकारियों के लिए सर बहुत सौभाग्य का विषय है कि देश सेवा में पहला कदम रखने के समय इनको आपसे आशीर्वचन प्राप्त होंगे। मेरी विनती है कि आप हम सभी का संबोधन करें और मार्गदर्शन प्रदान करें। दीक्षांत परेड समारोह में मौजूद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जी किशन रेड्डी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अधिकारीगण और युवा जोश से भारतीय पुलिस सेवा को नेतृत्व देने के लिए तैयार 71 आरआर के मेरे सभी युवा साथियों, वैसे मैं लगातार आपके यहां से निकलने वाले सब साथियों को रूबरू में दिल्ली में मिलता था। मेरा सौभाग्य रहता था कि मेरे निवास स्थान पर सबको बुलाता था, गप्पे गोष्ठी भी करता था, लेकिन कोरोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसके कारण मुझे ये मौका गंवाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि कार्यकाल के दरमियान कभी न कभी आप लोगों से भेंट हो ही जाएगी। मैं सबसे पहले तो आप सबसे कुछ सुनना चाहूंगा। अगर आप में से कोई साथी कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो जरूर हम बात करें। कौन शुरू कर रहा है आप में से? Jai Hind, sir. जय हिंद। I'm Kiran Shruti, sir. I'm from Tamil Nadu, sir. I've done my engineering, sir, and I'm from Tamil Nadu cadre, sir. In my cadre, I generally found among the police profession there is a lot of stress and mental stress, sir. So in Tamil Nadu, what they have done is they have introduced a program called Wellbeing Program, sir. So all the police personnel from constables to the DG, they undergo mandatory counseling, sir. If there is any problem in their personal or professional lives, then they receive counseling, sir. Because of this, all they find that their stress is reduced, and
they find that they are able to do their work with much more energy, sir. And they find that they are much more enthusiastic, motivated, and happy to do the job. And the public also feels that because of this, they find the police much more easier to engage with. This I found very impressive, sir. Jain, sir. Vanakkam. Vanakkam, sir. तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके ये रास्ता क्यों चुना? Sir, I always had the ambition to go for civil services, sir. So, after engineering, I worked in State Bank of सिविल India. सर्विस Sir. डज नॉट मीन कि यूनिफॉर्म वाली सर्विस. Sir, my family always had a regard for uniform services, sir. In addition to it, my name is Kiran Shruti because of Kiran Bedi ma'am, sir. So, आपने एक नया विषय बताया, मुझे लगता है जो बाकी आपके साथी हैं उनको भी वेल बीइंग ऑफ कैडर, कोई न कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था, मैं समझता हूं ये एक अच्छा प्रयोग है. क्योंकि सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी काम, अब बैठिए बेटा, कोई भी काम आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है और हर किसी को रहता है. किसान को भी जब खेत में काम करता है और अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हो गई तो एकदम से तनाव के माहौल में काम करना पड़ता है. कम हो गई तो भी चिंता रहती है. तो ये जीवन का ये हिस्सा है. लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके. और अगर साइंटिफिक तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं. ये बात सही है कि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ आ जाता है और उसके लिए खुद को हमेशा तैयार रखना पड़ता है. और इसके लिए रेगुलरली ट्रेनिंग होना जरूरी है. मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब फील्ड में काम करेंगे तो पुलिस थाने के लेवल पर, वहां पर 10-12 लोग मान लीजिए आपका महकम है, तो उस इलाके में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विषयों पर बड़ी सरलता से बातें करते होंगे. कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया. अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, और वे आकर के ऐसे विषयों पर आपसे गपशप करें, बातें करें. बार बार आपको स्मरण होगा कि हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को. दूसरा, जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा. मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं. आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते, ये कितना बेनिफिट करता है. और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा. काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे. लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने तमिलनाडु में इसकी एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था के विषय में परिचय करवाया. और कोई? जैन सर.
जय हिंद। सर, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूं और मध्य प्रदेश का ऑर्डर मुझे अलॉट हुआ है। सर, मेरी फील्ड ट्रेनिंग इंदौर में हुई। सर, मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को खाकी वर्दी, जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं, उससे जोड़ के देखता हूं। सर, मैंने एक बड़ी अहम चीज सीखी कि ये सिर्फ एक कोई भव्य परिधान नहीं है, परंतु अपने साथ जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व भी लेके आता है। सर, कोरोना एक ऐसी असाधारण चुनौती थी जिसने हमें भी और बाकी सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक काफी बड़ी चुनौती दी। सर, मैं खुद भी संक्रमित हुआ और बहुत शुरुआत के दिनों में, और भाग्यशाली रहा कि सकुशल वापस आ पाया। सर, मेरे फोर्स के कई लोग ऐसे थे हमारे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, ना अपने घर लौट पाए। सर, उसमें एक अहम चीज जो मुझे समझ में आई कि सर, जब भी इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के सेहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सरकार तथा पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा। सर, मैंने अपनी आंखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उनको जाते देखा है। तो सर, तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडरशिप रोल में जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें। सर, मैं अपनी बातों को अंत करूंगा 4 लाइनें जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की एक पसंदीदा कविता की हैं। मैं खाकी हूं, दिन हूं, रात हूं, सांझ वाली बाती हूं, मैं खाकी हूं। होली में रमजान में देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। जय हिंद सर। आदित्य जी, आपने इंदौर में काम किया, तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो शायद आपको अवसर नहीं मिला, क्योंकि इंदौर के ऐसे संकट के कालखंड से गुजरना पड़ा और ज्यादातर हमारे पुलिस बल के लोगों को सबसे पहले इस वायरस का शिकार होना पड़ा, और सबसे ज्यादा इंदौर में बड़ा मैं भी अनुभव कर रहा था कि ये संकट कहीं गहरा न जाए। और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस बेड़े के लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में इस सारी परिस्थिति में जो काम किया है, उस काम का अपना महत्व है, समाज को उसका अपना लाभ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है, और मैं समझता हूं कि ये पुलिस बेड़े की बहुत बड़ी पूंजी है। इसको कह के सामान्य मानवी के मन में पुलिस मतलब डंडा, पुलिस मतलब तू मैं, पुलिस मतलब जुल्म, ये बाय एंड लार्ज छवि बन चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि समय समय पर पुलिस ने मानवता के काम नहीं किए हैं। और मैं तो मानता हूं कि शायद हर पुलिस थाने में डेली 5-10 काम तो ऐसे होते ही होंगे जो मानवता की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन इसका कभी कलेक्टिव इंपैक्ट समाज जीवन पे आया नहीं। छुटपुट घटनाएं बनी रही। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है।
ये बहुत बड़ी पूंजी है। मैं तो चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में, वहां की स्कूलों के माध्यम से, कि कोरोना के कालखंड में हमारे इलाके के पुलिस के लोगों ने कैसे मदद की, हस्तलिखित अंक तैयार करें, थाने को आकर के भेंट दें। आप देखिए ये विरासत बन जाएगी और देश भर के हर पुलिस थाने से वहां पर कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर हम लिख लें, फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे, वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा, आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे। और खाकी के प्रति गर्व होना ये बहुत अनिवार्य है। खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेगी। जय हिंद भैया। सर, मेरा नाम पार्थप्रतिम दास है। मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट असम से रहने वाला हूँ। मुझे असम मेघालय कैडर एलोकेट हुआ है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनआईटी सूरत से किया है। फेज 1 के ट्रेनिंग के बाद मैंने डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म की है। और कोरोना आउटब्रेक के बाद सर, जब भारत सरकार ने मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स का गाइडलाइंस निकाला था, तब मुझे डिप्यूट किया गया था कोकराझार में, आसाम बंगाल बॉर्डर में, लोगों के मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। तब सर, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो व्हीकल्स आती थी उनका रजिस्ट्रेशन हम करते थे, और एक डेटाबेस हमने बनाया था गुवाहाटी में, ताकि लोगों का ट्रेसिंग हो सके। सर, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं, लोग हजारों किलोमीटर साइकिल से चल के वहाँ आते थे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी, लोगों को खाना पहुँचाया था। जो चल के आए थे उनको बसेस में रेस्पेक्टिव रीजनल सीटिंग सेंटर्स में हमने भेजा था। और सर, उस वक्त पुलिस वालों को भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफ करना पड़ा था, क्योंकि हम खुद भी इन्फेक्ट हो सकते थे, बल्कि कुछ लोग वहाँ से इन्फेक्ट हुए भी थे सर। और सर, ये जो लोग आए थे, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी थे जो 1 महीने के से ज़्यादा फंस चुके थे लॉकडाउन के वजह से, सब घर वापस आ रहे थे। एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला सर कि स्टार्ट ऑफ द करियर में मुझे ऐसा मौका मिला। और सर, ये एक पूरा टीम एफर्ट है, जिसमें ड्राइवर्स, कांस्टेबल्स, होमगार्ड्स, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। सबने दिल खोल के लोगों को हेल्प किया जो तनाव में थे, मुश्किल में थे। और सर, ये एक हम एज ए 71 आवर बैच आपको सर एश्योर करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम सर ऐसे ही ड्यूटी करते रहेंगे सर। क्या शुभ नाम बताया आपका? सर, पार्थप्रतिम दास सर। दास, सूरत में कितना समय रहे? सर, 4 साल इंजीनियरिंग की थी सर। तो सूरत का खाना मिस करते होंगे? यस सर, वड़ा पाव सर मिस करता हूँ। आसाम और सूरत की कॉमन चीज पता है क्या है? सर, इतना ध्यान में सर ध्यान नहीं गया। नहीं। देखिए, असम के लोग स की जगह पे ह बोलते हैं, और सूरत वाले भी स की जगह पे ह बोलते हैं। वो पैसा नहीं बोलते, पहिया बोलते हैं। जैसे आप असम को अहम बोलते हैं, तो वे भी स को ह बोलते हैं। तो अगर आपको सुरती लोगों से बात करने का मौका मिला होगा, और जब सूरत से आप असम जब भी छुट्टियों में गए होंगे, तो जो सूरत को जानते होंगे जरूर आपको पूछते होंगे कि सूरत का खाना इतना तारीफ होती है, तो कभी कुछ ले जाते थे कि नहीं? कुछ कुछ ले जाता था सर, खाकड़ा, पापड़ी, ये सब लेके जाता था सर घर पे। देखिए, आपने सही कहा। आपको जाते ही एक जो प्रवासी मजदूर और बाकी लोग थे उनकी सेवा करने का मौका मिला।
कभी कभार लेफ्ट राइट बाएं दाएं उसमें लीडरशिप करना एक अलग प्रकार की क्वालिटी लगती है और पुलिस को ज्यादातर उस प्रकार की लीडरशिप का अनुभव आता है। लेकिन जब इस प्रकार के काम में जुड़ते हैं जिसमें बाएं दाएं कम होता है, अपनी बुद्धि शक्ति से और विश्वास से समस्या का समाधान करना होता है और उस समय लीडरशिप देना बहुत ही अनेक गुणों की आवश्यकता को अनुभव कराता है। और इसलिए मेरा पक्का विश्वास है कि संकट के कालखंड में आपको जाने का जो मौका मिला है, सामान्य स्थिति में गए होते तो आप थाना, ड्यूटी, एफआईआर, कानून, इश्यूज इसी में उलझ जाते। मैं मानता हूं ये भी आपके जीवन में एक अवसर था कि सीधा आपको समाज जीवन के उन संकट काल से जुड़ना पड़ा और आपने उसमें समाधान करने का प्रयास किया। और मुझे विश्वास है कि आप तो टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं, आपने उस सेवा के काल में टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग किया होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्थाओं को विकसित करना, लोगों को काम बांटना, उसका रिपोर्टिंग करना, एनालिसिस करना, ये जरूर आपने अच्छे ढंग से किया होगा। तो अब आसाम की सेवा और सूरत का रंग भर करके आगे बढ़िए आप। बहुत शुभकामनाएं दास। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा नाम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का ऑर्डर एलोकेट हुआ है। मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर श्रीनगर में हुई थी। इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते हुए पुलिस कैसे आतंकवादी गतिविधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार्य कर रही है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला देखने को। वहां पे सर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे। सिक्योरिटी फोर्सेस सर एक जुनैद सहराई नामक आतंकवादी को काफी लंबे समय से पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जुनैद हिजबुल मुजाहिदीन में कमांडर था और वैली में रिक्रूटमेंट का कार्यभार संभालता था। सर 18 मई को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था। तो तुरंत ही पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की एक टीम ने योजना बनाकर घर को घेरा और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही सर हम घर के अंदर गए, आतंकियों ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारा एक जवान भी घायल हो गया। सर पर्सनली मेरे लिए काफी भयभीत करने वाला क्षण था, बट जैसा कि हमारे जवान और टीम ने साहस दिखाया, ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया, बल्कि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा जब तक हमने दोनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया। सर चूंकि यह घर शहरी जगह पे स्थित था, इसीलिए पुलिस को काफी और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ना डेवलप हो सके, इसका भी ख्याल रखना। सर मुझे पहली बार मानवीय चेहरा का भी देखने को मिला मौका पुलिस का, क्योंकि जहां पे एक टीम ऑपरेशन देख रही थी, वहीं दूसरी टीम सर निर्दोष व्यक्तियों को, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल थे, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी और एक दूसरी टीम पत्थरबाजों से भी निपट रही थी। सर मेरे लिए यह पुनः पुष्टि हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निर्दोष व्यक्ति की सुरक्षा में अगर एक पुलिसकर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो यह हमारे लिए प्राथमिकता होती है। तनुश्री, आप मूल कहां से हैं? सर मैं बिहार से हूं सर। और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर मैंने निफ्ट गांधीनगर से टेक्सटाइल डिजाइन में स्नातक अच्छा, आप भी गुजरात में जाकर के आई हो? यस सर। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे खोलने होते हैं। तो बहुत ही तो अलग अलग पहलू के काम करने पड़ेंगे आपको। यस सर। चलिए, मैं थोड़ा पुलिसिंग के सिवाय आप मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूं। ये ठीक है कि जो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही मेन न्यूज होते हैं।
इसके सिवाय भी इस पूरे क्षेत्र की विशेषता है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, वैली हो, करगिल हो। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफी समय वहां काम करने का मौका मिला है किसी समय। सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिंदगी है वो हम वापस ले पाएंगे। लेकिन आपने टेक्सटाइल किया हुआ है और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेष ताकत है। आप बैठिए तनुश्री, आप बैठिए। कश्मीर की एक विशेष ताकत है और इसलिए वहां हर घर में उनकी उंगलियों में, आप लोग जो 4-4, 5 साल पढ़ाई करके लेके आते हो ना, उससे ज्यादा ताकत उनकी उंगलियों में होती है। जिस प्रकार के शॉल वगैरह वो हाथ से बनाते हैं, टेक्सटाइल का काम जो वहां होता है वो अद्भुत है। आप पुलिसिंग के समय भी महीने में अगर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी अगर छुट्टी मिलती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां की आपकी ड्यूटी लगे, आप वहां की जो बहनें हैं उनके छोटे छोटे समूह बनाइए, 10-10 का, 5-5 का, 10 का, 15 का। और जिनके पास रूटीन में वो टेक्सटाइल से संबंधित कुछ न कुछ काम करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में यूनिफॉर्म के सिवाय उनके साथ घुल मिल करके ऐसे 5, 7, 10 ग्रुप बना दीजिए, जैसी आपकी क्षमता। और जो आपके टेक्सटाइल के अनुभव है और वे परंपरागत रूप से जिस इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। उनको मॉडर्न डिजाइनिंग सिखाइए। आप देखिए, आपकी पुलिसिंग की ताकत में भी ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। तो मैं आपको तो बिल्कुल दूसरे रास्ते का काम दे रहा हूं, क्योंकि सचमुच में आप उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत जुड़ा हूं इन लोगों से। कभी आपको अद्भुत अनुभव होगा। इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यार से रखते हैं और उनमें कुछ न कुछ नया करने की, सीखने की ताकत होती है। तो आप जरूर उस पर बल दीजिए और हम लोग सामूहिक प्रयत्न से जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से ही रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है। और वो काम महिला पुलिस अफसरों से बहुत अच्छा हो सकता है। उन बच्चों को वापस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है। मुझे विश्वास है कि आप उस प्रकार का नेतृत्व दोगी और गलत रास्ते पर जाने से पहले ही बच्चों को बचा ले, उसी दिशा में हम काम कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी सेवा होगी। तो तनुश्री, मेरी आपको शुभकामना है और गांधीनगर से आपने जो पाया है वो जरूर वहां पर भी रंग लाएगा। सर, मैं ओम प्रकाश जाट, राजस्थान के नागौर जिले का निवासी हूं सर, और मुझे गुजरात कैडर आवंटित हुआ है। और कोरोना महामारी के दौरान मेरी फील्ड ट्रेनिंग गुजरात के वलसाड जिले में हुई थी सर। सर, इस महामारी के दौरान हमने देखा आपने ये तनुश्री और दास के पास से गुजरात जान लिया कि नहीं जान लिया? सर जाना सर, जो है मैंने खुद भी जाना, इनसे भी जाना और मेरे गुजराती दोस्तों से भी जाना सर। अच्छा। सर, इस महामारी के दौरान क्योंकि वलसाड एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वहां रहते थे सर। तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को ना सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, बल्कि इनको बेरोजगारी और भूखमरी का भी संकट इन पर आया था। तो ऐसे समय में आपके मार्गदर्शन में वलसाड पुलिस ने बाकी प्रशासन की इकाइयों के साथ मिलकर बहुत ही संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ काम किया था सर। इसमें मैंने ये सीखा कि एक खाकी के पीछे छुपा हुआ एक संवेदनशील इंसान मुसीबत के समय बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाकर जनता की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता सर। सर, आपकी सुशासन की परिकल्पना के अनुसार किसी भी जनता की हर समस्या के लिए एक सिंगल पब्लिक इंटरफेस होना चाहिए। इस महामारी के दौरान वो पब्लिक
वो सिंगल पब्लिक इंटरफेस वो पुलिस थी और हमने इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया था सर। सर मैं आपके सामने कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहूंगा। सर वलसाड में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो हमने खाने पीने की व्यवस्था करी थी उसमें हमने बहुत सारे देश भर से जो आर्थिक जो मदद आई थी उसको चैनलाइज करके बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन करके उनमें वल्नरेबल सुनाई नहीं दिया। एरिया असाइन कर हाँ ठीक है, सुनाई दिया। इंडिविजुअल डोनर को एक एक एरिया असाइन करके टोटल 30,000 परिवारों को 2 महीने से भी ज्यादा समय के लिए उनके डोर स्टेप पे राशन की डिलीवरी करी थी सर। सर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का पुलिस ने इस समय में बहुत ही एक मिसाल पेश करी थी। सर आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस समय वलसाड से टोटल 61,000 माइग्रेंट्स को उनके घर भेजा गया था, जिनमें पुलिस ने भारतीय रेल और प्रशासन की बाकी इकाइयों के साथ बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया था। माननीय, आपके संदेश के अनुसार पुलिस ने इंडस्ट्री और माइग्रेंट लेबर के बीच में इंटरफेस का भी काम किया। हमने इंडस्ट्रीज के लेबर रिक्वायरमेंट का असेसमेंट किया और माइग्रेंट की स्किल मैपिंग करके उन दोनों के बीच ना सिर्फ लेबर्स को रोजगार मिला, बाकी जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो भय का वातावरण था, वो भी कम हुआ सर। माननीय, आपके संदेश के अनुसार हमने स्लम एरियाज में जाके घर घर जाकर मकान मालिकों से ये गुहार लगाई कि वो इन माइग्रेंट लेबर्स का किराया माफ करे, और मुझे इस देश के नागरिकों पर गर्व है कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को अपना राष्ट्र धर्म समझकर स्वीकार किया था। जैसा कि सर आपने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी, जो जनता का हमारे में विश्वास है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम इस पूंजी को बढ़ाते जाएंगे। और सर अब मुझे याद है जब हम आपके निवास स्थान पर मिले थे तो आपने ये बोला था कि पुलिस की एक ऐसी इमेज होनी चाहिए कि कोई भी आम आदमी उनसे आके मिल ले, वो भय नहीं दिखना चाहिए, वो हेल्प के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो वो जिम्मेवारी हम बखूबी निभाएंगे, हम आपको इसके लिए आश्वस्त करते हैं। जय हिंद सर। आप लोगों ने इस समय ये काम किया है। एक बात और देखी होगी आपने कि हमारे देश में समाज की शक्ति कितनी जबरदस्त है। सरकार से भी अनेक गुना शक्ति समाज में होती है। और आपने इस पूरे संकट काल में जब फील्ड में थे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आज भी अगर उस चीजों को स्मरण करें तो करिए, हो सके तो डायरी में लिख भी दीजिए। समाज की सक्रियता के कारण सरकार पहुंची हो या न पहुंची हो, व्यवस्था पहुंच पाई हो न पहुंच पाई हो, समाज का कोई बंदा वहां जरूर पहुंचा होगा और उस गरीब के आंसू पहुंचने का काम किया होगा, भूखे को खिलाने का काम किया होगा, मरीज की दवाई का काम किया होगा। ये आप सबने अनुभव किया होगा। हमारे देश की ये सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं। जब कच्छ में भूकंप आया तो मैं तो उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन एक वॉलंटियर के रूप में मैं वहां काम करता था। तो कई विदेश के लोग भी वहां काम के लिए आए थे। अनेक देशों की संस्थाएं वहां काम कर रही थी, लेकिन वो अपना शाम को 5-6 बजे के बाद काम बंद कर देते थे और अपने अपने टेंट वगैरह साथ में ले आए थे। वो स्नान वान करके वहीं पहुंच जाते थे। तो मैं फिर उनको मिलने जाता था, उनसे बातें करता था। मैंने उनको पूछा कि आपको यहाँ आए हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय उन्होंने बताया कि भाई हम उसके पहले टर्की में भूकंप हुआ था, उसमें से कुछ लोग टर्की से भी होकर के आए थे, कुछ लोगों का अन्य देशों का भी अनुभव था। तो कह रहे थे अब हम दुनिया में कई देशों में ऐसे जब संकट होते हैं तो हम पहुंचते हैं, वॉलंटरी सेवाएं करते हैं, और वहां पर या तो रेड क्रॉस एनजीओ के रूप में काम करता है या कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, और ज्यादातर उन्हीं के आसपास सब चीजें चलती। बोली यहां तो हम देख रहे हैं हर गली मोहल्ले में कोई एनजीओ है, कोई खाना पका रहा है, खाना पहुंचा रहा है, कोई बीमारों की चिंता कर रहा है। बोले इतना सिविल सोसाइटी का संगठित रूप में कंट्रीब्यूशन, ये हमारे लिए अचरज है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में
हम शासन व्यवस्था में जनशक्ति को जितना जोड़ने की आदत डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग, आप देखिए हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा और हम बहुत ही कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक ये सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा। जब ये स्थिति बनती है तब शासन में बैठे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए इसमें से एक चीज भी हम अनुभव करें कि समाज की शक्ति का हमेशा आदर करें, समाज की शक्ति को जानने का प्रयास करें, समाज की शक्ति को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे ही काम के अनुकूल समाज में ऐसी कौन सी सकारात्मक शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं। ऐसा ना हो कि हम हर गुने में जो पंच चाहिए तो फालतू पंच उठा के लाते हैं और वही हमारे परिचित रहे, वो इनसे बैठना उठना हो। इस दुनिया से बचना है, लेकिन समाज की शक्ति की ओर देखेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। मुझे अच्छा लगा कि आपने वलसाड़ में रहते हुए इस चीजों को अनुभव किया है। साथियों, मुझे जैसे बताया गया कि आप आखिरी व्यक्ति थे, तो काफी कुछ बातें तो मैंने अपने संबोधन में, बातचीत में कुछ विचार तो रख ही दी है, लेकिन एक बात निश्चित है कि अब तक आप एक ट्रेनी के रूप में काम करते हैं। आपको लगता है कि एक शेल्टर है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि गलती करेंगे तो साथी भी है, संभालेगा, आपके ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो भी संभाल लेंगे, लेकिन रातों रात स्थिति बदल जाएगी। जैसे ही यहां से आप बाहर निकलोगे, आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं होंगे। सामान्य मानवी आपको नए हो, अनुभव अभी हुआ नहीं है, कुछ नहीं समझेगा। वो तो ये समझेगा कि भाई आप तो यूनिफॉर्म में हैं, आप तो साहब है, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है? अरे आप तो साहब हैं, आप ऐसे कैसे करते हो? यानी आपकी तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे समय आप किस प्रकार की अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप अपने आप को वहां से कार्यरत करते हैं, इसको बहुत बारीकी से देखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसमें शुरू के कालखंड में जितने ओवर कॉन्शियस रहे, जरूर रहे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी एक छवि शुरू में ऐसी बन गई कि भाई ये तो इस प्रकार के अफसर हैं, फिर आप कहीं पर भी ट्रांसफर करोगे, वो आपकी छवि आपके साथ ट्रैवल करती जाएगी, तो आपको उसमें से बाहर आने में बहुत समय जाएगा। आप बहुत केयरफुली ये कोशिश कीजिए। दूसरा, समाज व्यवस्था का एक दोष रहता है। हम भी जब चुन करके दिल्ली में आते हैं तो दो चार लोग हमारे आसपास ऐसे ही चिपक जाते हैं, पता ही नहीं होता ये कौन है, और थोड़े ही दिन में सेवा करने लग जाते हैं। साहब गाड़ी की जरूरत है तो बता देना, व्यवस्था कर दूंगा। पानी की जरूरत है तो बोलिए साहब ऐसा करो, अभी तो आपको खाना नहीं होगा, ये भवन का खाना अच्छा नहीं है, चलिए मैं नजदीक में यहाँ खाना है, मैं ले आऊं क्या? पता ही नहीं होता ये सेवादार कौन आ जाते हैं। आप भी जहां जाएंगे जरूर ऐसी एक टोली होगी जो शुरू में आपको भी जरूरत होती है कि नए हैं, इलाका नया है, और अगर उस चक्कर में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कष्ट हो शुरू में तो कष्ट, नया इलाका है तो नया इलाका, अपनी आंखों से, अपने कान से, अपने दिमाग से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। शुरू में हो सके तो अपने कान को फिल्टर लगा दीजिए,
आपको लीडरशिप में सक्सेस होना है तो शुरू में आपके कान को फिल्टर लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कान को ताला लगाइए, मैं फिल्टर लगाने के लिए कह रहा हूं। इससे क्या होगा कि जो जरूरी चीजें हैं, जो आपकी कैरियर को लिए, आपकी ड्यूटी के लिए, एक इंसान के नाते, वो फिल्टर की हुई चीजें जब आपके दिमाग में जाएगी, आपको बहुत काम आएगी। सारा कूड़ा कचरा, वरना तो आप देखिए कोई भी जाता है तो लोग उसको एक डस्टबिन मान लेते हैं, और जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा डस्टबिन मानते हैं, और कूड़ा कचरा फेंकते ही चले जाते हैं, और हम भी उस कूड़े कचरे को संपत्ति मान लेते हैं। हम अपने मन मंदिर को जितना साफ रखेंगे उतना फायदा होगा। दूसरी एक विषय, क्या कभी हमने अपने थाने के कल्चर को बल दिया है क्या? हमारा थाना एक सामाजिक विश्वास का केंद्र कैसे बने, उसका एनवायरमेंट। आज थाना देखिए, स्वच्छता का अभाव होता है, ये ठीक है, कुछ इलाकों में थाने बहुत पुराने हैं, जर्जरित है, मैं जानता हूं, लेकिन साफ सुथरा रखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तय करें कि मैं जहां जाऊंगा मेरे हाथ के नीचे 50, 100, 200 जो भी थाने होंगे, उसमें ये 12-15 चीजें मैं कागज पे तय करूंगा, ये बिल्कुल पक्का करके रहूंगा। व्यक्ति को मैं बदल पाऊं न बदल पाऊं, मैं व्यवस्था को बदल सकता हूं, मैं एनवायरमेंट को बदल सकता हूं। क्या आपकी प्रायोरिटी में ये चीज हो सके? और आप देखिए, फाइलें कैसे रखना, चीजें कैसे रखना, कोई आए तो कैसे बुलाना, बिठाना, इन छोटी छोटी चीजों को आप कर लीजिए। कुछ पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं, और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं, उनके लिए दिमाग में भर जाता है, और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं। आपके हाथ के नीचे अगर 100 लोग, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उनमें क्वालिटेटिव चेंज कैसे आए, एक अच्छी टीम कैसे बने, आपकी सोच के अनुसार अच्छा, आप देखिए, आपको देखने का तरीका बदल जाएगा। सामान्य मानवीय पर प्रभाव पैदा करना है कि सामान्य मानवीय में प्रेम का सेतु जोड़ना है, तय कर लीजिए। अगर आप प्रभाव पैदा करेंगे तो उसकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन प्रेम का सेतु जोड़ेंगे तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तब भी जहां आपकी पहली ड्यूटी रही होगी वहां के लोग आपको याद करेंगे कि 20 साल पहले ऐसा एक नौजवान अफसर हमारे यहाँ आया था, भाषा तो नहीं जानता था, लेकिन जो उसका व्यवहार था, लोगों के दिलों को जीत लिया था। आप एक बार जन सामान्य के दिल को जीत लेंगे, बदल जाएगा। एक पुलिसिंग में मान्यता है, मैं जब नया नया सीएम बना तो गुजरात में दिवाली के बाद नया साल होता है, तो हमारे यहाँ एक फंक्शन छोटा सा होता है जिसमें पुलिस के लोगों से दिवाली मिलन का कार्यक्रम होता है, और मुख्यमंत्री उसमें रेगुलर जाते हैं, मैं भी जाता हूं। जब मैं जाता था, पहले जो मुख्यमंत्री जाते थे वो जाकर के मंच पे बैठते थे और कुछ बोलते थे और शुभकामनाएं देके निकल जाते थे। मैं वहां जितने हूं उनको मिलता था, तो मैं शुरू में जब गया तो वहां जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने मुझे रोका, बोले साहब सबसे हाथ क्यों मिला रहे हैं आप, मत मिलाइए। अब उसमें कांस्टेबल भी होते थे, छोटे मोटे हर प्रकार के मुलाजिम होते, और करीब 100-150 का गैदरिंग होता था। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साहब आपके तो हाथ ऐसे होते हैं कि आप हाथ मिलाते मिलाते तो शाम को आपका हाथ सूजन आ जाएगी और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या सोच है आपकी? वो भी तो समझता है कि मैं जिससे मिल रहा हूं उसका हाथ बड़ा सामान्य है तो मैं उससे प्यार से मिलूंगा, लेकिन एक सोच पुलिस है मतलब ऐसा ही होगा, वो गाली बोलेगा, वो तू तू करेगा, फटकारेगा, ये कल्पना गलत है जी। इस कोरोना कालखंड के अंदर
ये जो यूनिफॉर्म में बनी बनाई जो छवि है वो पुलिस रियल में नहीं है। वो भी एक इंसान है, वो भी अपनी ड्यूटी मानवता के हित के लिए कर रहा है। ये जन सामान्य में भरेगा हमारे अपने व्यवहार से। हम अपने व्यवहार से ये पूरा कैरेक्टर कैसे बदल सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने देखा है कि आमतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स और पुलिस का सबसे पहला मुकाबला हो जाता है, और जब यूनिफॉर्म में होता है तो उसको लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा बराबर जमेगा, और 5-50 ताली बजाने वाले तो मिल ही जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं। लोकतंत्र में दल कोई भी हो, जनप्रतिनिधि का एक बड़ा महत्व होता है। जनप्रतिनिधि का सम्मान मतलब मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। उसके साथ हमारे डिफरेंसेस हो तो भी उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हमने अपनाना चाहिए। मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब नया नया मुख्यमंत्री बना तो ये जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना अतुल, वो उस समय मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, और मैं उनके अंडर में ट्रेन हुआ हूं, क्योंकि वो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, सीएम सिक्योरिटी के। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे ये पुलिस तामझाम, मुझे मेंटली मैं फिट नहीं होता हूं, मुझे बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन मजबूरन मुझे उसमें रहना पड़ता था। और कभी कभी मैं कानून नियम तोड़ के कार से उतर जाता था, भीड़ में है तो लोगों से हाथ मिला लेता था। तो एक दिन ये अतुल करवल ने मेरे से टाइम लिया, मेरे चैम्बर में मिलने आए, शायद उनको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, और उन्होंने अपनी नाराजगी मुझे प्रकट की। काफी जूनियर थे वो, मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, साहब आप ऐसे नहीं जा सकते, कार में से आप अपनी मर्जी से नहीं उतर सकते, आप ऐसे भीड़ में नहीं जा सकते। मैंने कहा, मेरी जिंदगी के तुम मालिक हो क्या, या तुम तय करोगे क्या मुझे क्या करना क्या नहीं? वो जरा भी हिले नहीं, मैं उसके सामने बोल रहा हूं आज, वो जरा भी हिले नहीं, डिगे नहीं। उन्होंने मुझे साहब कहा, साहब आप व्यक्तिगत नहीं हो, आप राज्य की संपत्ति हो, और मेरी इस संपत्ति को संभालना जिम्मेवारी है। आपको नियमों का पालन करना होगा, ये मेरा आग्रह रहेगा, और मैं नियमों का पालन करवाऊंगा। मैं कुछ नहीं बोला। लोकतंत्र का सम्मान भी था, जनप्रतिनिधि का सम्मान भी था, लेकिन अपनी ड्यूटी के संबंध में बहुत ही पोलाइट वर्ड में अपनी बात बताने का तरीका भी था। मेरे जीवन के वो बिल्कुल शुरुआती कालखंड थे मुख्यमंत्री के नाते। वो घटना आज भी मेरे मन पर स्थिर क्यों है? क्योंकि एक पुलिस अफसर ने जिस तरीके से और जिस दृढ़ता से और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के महत्व को समझते हुए बात रखी थी, मैं मानता हूं हर पुलिस का जवान ये काम कर सकता है, हर कोई कर सकता है। हमें इन बातों को देखना होगा। एक और विषय है, देखिए इन दिनों टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी मदद की है। ज्यादातर हमें जो काम पहले हमारी कांस्टेबलरी लेवल की जो इंफॉर्मेशन होती थी, इंटेलिजेंस होती थी, उसी से पुलिसिंग का काम अच्छे ढंग से होता था। दुर्भाग्य से उसमें थोड़ी कमी आई है। इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। कांस्टेबलरी लेवल की इंटेलिजेंस पुलिसिंग के लिए बहुत आवश्यक होती है जी। इसमें कभी कमी भी मत आने देना।
आपको अपने एसेट्स, अपने रिसोर्स, इसको जितना पनपा सकते हैं पनपा पर थाने के लोगों को बल देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी मात्रा में सरलता से उपलब्ध है, इन दिनों जितने भी क्राइम डिटेक्ट होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है। चाहे सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो, चाहे मोबाइल ट्रैकिंग हो, आपको बहुत बड़ी मदद करते हैं, अच्छी चीज है। लेकिन इन दिनों जितने पुलिस के लोग सस्पेंड होते हैं उसका कारण भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो कहीं बदतमीजी कर देते हैं, कुछ गुस्सा कर देते हैं, कहीं बैलेंस खो देते हैं, कभी आवश्यकता से अधिक कुछ कर देते हैं और दूर कोई वीडियो उतारता है, पता ही नहीं होता है। फिर वो वीडियो वायरल हो जाता है, फिर इतना बड़ा मीडिया का प्रेशर बन जाता है और वैसे भी पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए ज्यादा लोग मिल ही जाते हैं। आखिरकार सिस्टम को उनको कुछ दिन के लिए तो सस्पेंड करना ही पड़ता है, पूरी कैरियर में धब्बा लग जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी मदद कर रही है, टेक्नोलॉजी मुसीबत भी कर रही है और पुलिस को सबसे ज्यादा कर रही है। आपको ट्रेन करना होगा लोगों को, टेक्नोलॉजी का सकारात्मक अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, इस पर बल देना चाहिए। और मैंने देखा कि आपकी इस पूरी बैच में टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड वाले लोग बहुत हैं। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है जी, आज इंफॉर्मेशन का एनालिसिस और उसमें से सही चीज निकालना, बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ये चीजें अपने आप में आपके एक नए हथियार बन गए हैं। आपको अपनी टोली बनानी चाहिए, अपने साथ काम करने वाले लोग, उनको जोड़ना चाहिए। और आपको, और जरूरी नहीं है कि हर कोई बड़े टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो। मैं एक उदाहरण बताता हूं। जब मैं सीएम था तो मेरी सिक्योरिटी में एक कांस्टेबल था, कांस्टेबल या उससे थोड़ा ऊपर का होगा, मुझे याद नहीं है। भारत सरकार, यूपीए गवर्नमेंट थी और एक ईमेल, वो ईमेल करेक्ट नहीं हो रहा था और भारत सरकार के लिए चिंता का विषय था कि इस मामले में, तो ये चीजें अखबार में भी आई। मेरी टोली में एक सामान्य 12वीं कक्षा पढ़ा हुआ नौजवान था, उसने इसमें रुचि ली और आप हैरान हो जाएंगे, उसने उसको क्रैक किया और उस समय शायद गृह मंत्री चिदम्बरम जी, उन्होंने उसको बुलाया, उसको सर्टिफिकेट दिया। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ विधा होती है, हमें इनको ढूंढना चाहिए, इनका उपयोग करना चाहिए और उनको काम में लगाना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप देखिए, ये आपके नए शस्त्र बन जाएंगे, ये आपकी नई शक्ति बन जाएगी। अगर आपके पास 100 पुलिस का बल है, इन साधनों पर अगर आपकी ताकत आ गई, इंफॉर्मेशन के एनालिसिस में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, आप 100 नहीं रह जाएंगे, हजारों में तब्दील हो जाएंगे, इतनी ताकत बढ़ जाएगी। आप उस पर बल दीजिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि पहले नेचुरल कैलेमिटीज होती थी, बहुत बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, साइक्लोन आ गया, तो आमतौर पर फौज के लोग वहां पहुंचते थे और लोगों को भी लगता था भाई चलिए फौज के लोग आ गए हैं, अब इस मुसीबत में से निकलने के लिए हमको बहुत बड़ी मदद भी, एक बड़ा स्वाभाविक बन गया था। पिछले कुछ वर्षों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कारण हमारे पुलिस बल के ही जवान हैं, उन्होंने जो काम किया है और जिस प्रकार से टीवी की ध्यान भी उन्हीं लोगों पे, उनका एक स्पेशल यूनिफॉर्म बन गया है और पानी में भी दौड़ रहे हैं, मिट्टी में भी दौड़ रहे हैं, पत्थरों पर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं उठा रहे हैं, इसने एक नई पहचान बना दी है पुलिस विभाग की। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के काम के लिए जितने ज्यादा टोलियां अपनी तैयार कर सकते हैं करनी चाहिए, आपके पुलिस बेड़े में भी और उस इलाके के लोगों में भी। अगर आप
नेचुरल कैलेमिटीज में जनता की मदद करने में पुलिस बल की, क्योंकि ड्यूटी तो आपकी आई जाती है, लेकिन ये अगर महारत है तो बड़ी आसानी से इस ड्यूटी को आप संभाल सकते हैं। और इन दिनों इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। और थ्रू एनडीआरएफ, थ्रू एसडीआरएफ आप पूरी पुलिस बेड़े की एक नई छवि, नई पहचान आज देश में बन रही है। हम गर्व के साथ आज देश कह रहा है कि देखिए भाई, इस संकट की घड़ी में पहुंच गए, इमारत गिर गई, लोग दबे थे, पहुंच गए, उन्होंने निकाला लोगों को। मैं चाहूंगा कि ऐसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप लीडरशिप दे सकते हैं। आपने देखा होगा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम ट्रेनिंग को कभी कम मत आगे। ज्यादातर हमारे देश में सरकारी मुलाजिम के लिए ट्रेनिंग को पनिशमेंट माना जाता है। ट्रेनिंग यानी कोई निकम्मा अफसर होगा तो उसको ट्रेनिंग के काम में लगाया होगा, ऐसी इंप्रेशन बन जाती है। हमने ट्रेनिंग को इतना नीचे कर दिया है, वो हमारी सारी गुड गवर्नेंस की समस्याओं की जड़ में है और उसमें से हमको बाहर आना होगा। देखिए, मैं अतुल करवाल की दोबारा तारीफ करना चाहूंगा आज। अतुल को उसका, वो भी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, एवरेस्ट हो आए हैं, बड़े साहसिक हैं। उनके लिए पुलिस में कोई भी पद प्राप्त करना मैं नहीं मानता मुश्किल है, लेकिन आज से कुछ साल पहले भी उन्होंने हैदराबाद में ट्रेनिंग के काम को खुद ने चॉइस से लिया था और वहां आके काम किया था। इस बार भी उन्होंने खुद ने चॉइस से कहा कि मुझे तो ट्रेनिंग का काम दीजिए, और वो आज वहां आए हैं। इसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है जी। मैं चाहूंगा कि इसको महत्व दिया जाए और इसलिए भारत सरकार ने एक मिशन कर्मयोगी, अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट ने उसको मंजूर किया है। हम बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देना चाहते हैं इस ट्रेनिंग की एक्टिविटी को, एक मिशन कर्मयोगी के रूप में देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक अपना अनुभव और बताना चाहता था। मैं गुजरात में एक 72 घंटे का एक कैप्सूल बनाया था मैंने ट्रेनिंग का, और सरकारी अफसरों को 3-3 दिन के लिए, सब प्रकार के मुलाजिम के लिए अलग अलग ट्रेनिंग थी 72 घंटे की। और बाद में मैं खुद उनका फीडबैक लेता था, क्या अनुभव आया। जब शुरू का कालखंड था तो एक 250 लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, मैंने उनकी मीटिंग की, पूछा भाई कैसा रहा है 72 घंटे में। ज्यादातर लोगों ने कहा था 72 घंटों को जरा बढ़ाना चाहिए, हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। कुछ लोगों ने कहा कि विषय, उसमें एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, उसमें मैंने पूछा भाई आपका क्या अनुभव रहा। उसने मुझे कहा, मुझे साहब इस 72 घंटे में मैं अब तक पुलिस वाला था, इस 72 घंटे ने मुझे इंसान बना दिया। इन शब्दों की बहुत बड़ी ताकत थी। वो कहता है कि मुझे कोई मानता ही नहीं था कि मैं इंसान हूं, सब लोग ये देखते हैं मैं पुलिस वाला हूं। इस 72 घंटे की ट्रेनिंग में मैंने अनुभव किया कि मैं सिर्फ पुलिस नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। देखिए, ट्रेनिंग की ये ताकत होती है। हमें ट्रेनिंग की लगातार, अब जैसे आपके यहां परेड, आपको पक्का करना चाहिए परेड के जो घंटे हैं 1 मिनट कम नहीं होने देंगे। आप अपने स्वास्थ्य की जितनी चिंता करें, अपने साथियों को हमेशा पूछते रहिए स्वास्थ्य का कैसा है, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, वेट कंट्रोल रखते हो कि नहीं रखते हो, मेडिकल चेकअप कराते हो कि नहीं कराते हो। इन सारी चीजों पर बल दीजिए, क्योंकि आपका क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें फिजिकल फिटनेस सिर्फ यूनिफॉर्म में अच्छे दिखने के लिए नहीं है। आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आपको इसको करना पड़ेगा और इसमें आपको नेतृत्व देना पड़ेगा। और हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि यत यत आचरति श्रेष्ठ, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरः जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण दिखाते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप उस श्रेष्ठ जनों की श्रेणी में हैं, आप उस श्रेष्ठता को सिद्ध करने की श्रेणी में हैं। आपको एक अवसर मिला है, साथ साथ एक जिम्मेवारी मिली है, और जिस प्रकार की चुनौतियों से आज मानव जात गुजर रही है, उस मानव जात की रक्षा के लिए, हमारे देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए
भारत के संविधान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ सेवा परमो धर्मः, रूल की अपनी एक महत्ता है, लेकिन रोल इसकी विशेष महत्ता है। मैं रूल बेस्ड काम करूंगा कि रोल बेस्ड काम करूंगा, अगर हमारा रोल बेस्ड ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे तो रूल तो अपने आप फॉलो हो जाएंगे, और हमारा रोल परफेक्टली हमने पालन किया तो लोगों में विश्वास और बढ़ जाएगा। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे विश्वास है कि खाकी का सम्मान बढ़ाने में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी तरफ से भी आपकी, आपके परिवारजनों की, आपके सम्मान की जो कुछ भी जिम्मेवारियां निभाने की है, उसमें कभी कमी नहीं आने दूंगा। इसी विश्वास के साथ आज के शुभ अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आपको मैं शुभास्ते पंथा कहता हूं। धन्यवाद। आपने, आपकी समझ, आपका बड़प्पन कि आपने उसको इतनी उदारता से लिया, और मैंने उन समय में आपके साथ जो समय गुजरा सर, उस समय बहुत कुछ सीखा। छोटे से छोटे आदमी की, अदने से अदने आदमी की कैसे कदर करनी है, कैसे ध्यान रखना है, मैंने देखा और सीखा। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सर कि आपने इतना समय हमको दिया, और बहुत मूल बातें जो हैं कि अच्छा इंसान बनना जरूरी है, इंसान की कदर करना जरूरी है, समाज की ताकत का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक अच्छे काम के लिए हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी बातें सर आपने जो उनको कही हैं, मुझे आश्वासन है कि ये अपने काम में जरूर शामिल रखेंगे। और अगर आपकी अनुमति हो तो एक युवा अधिकारी हैं जो एक आभार विधि देना चाहेंगे सर। जरूर जरूर दीजिए। जय हिंद सर। कंचन कुमार कांडपाल, नागालैंड संवर्ग। कुरुक्षेत्र के रण का एक अमर उद्घोष भारतीय संस्कृति की अमर परंपरा रही है कि जित्वा वा प्राप्स्यसि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्तोत्तिष्ठ परंतप। आपकी प्रेरणादायक उपस्थिति आज हमारे लिए एक ऐसा ही अमर उद्घोष करने में सार्थक रहेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मैं निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी एवं 70वें एवं 71वें बैच के अभी अपने सभी साथी प्रशिक्षुओं की तरफ से आपकी इस गरिमामय उपस्थिति के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। महोदय, मेरे जिन साथियों ने आपके समक्ष अपने अनुभवों को यहाँ पर प्रस्तुत किया, वो केवल एक बानगी भर थे। हम में से प्रत्येक ने प्रत्येक दिन ऐसी अनगिनत समस्याओं, ऐसी अनगिनत चुनौतियों से दो चार हुए, उनसे पार पाया और अपने पुलिस बल का नेतृत्व किया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज की इस दीक्षांत शपथ में निष्काम कर्म की जो प्रेरणा, जो सीख और जो शपथ हमने ली है, उसको पूर्ण सेवा भाव, पूर्ण मनोयोग के साथ लेकर के हम आगे चलेंगे। इस खाकी के प्रति समग्र निष्ठा और इस मातृभूमि के प्रति समग्र समर्पण का संदेश जो आज आपने हमें दिया है, उसे हमारा बैच निरंतर आगे लेकर चलेगा। अपने समग्र बैच की तरफ से यही संदेश या यही एक ध्येय वाक्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मेरे मस्तक के सिंहासन पर भारत माता आसीन रहे, मैं सदा देशभक्त रहूं, यह देश सदा स्वाधीन रहे। पुनश्च आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।